नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ, अपने क्लास में आपका स्वागत करती हूँ और अपने पिछले चैप्टर के आगे के भाग को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था और आज मैं उसी अध्याय के अगले भाग पर बात करना चाहूंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने बताया कि आज से लगभग 5000 साल पहले भारत में सिंधु नदी के किनारे एक बहुत ही उच्च कोटि अद्वितीय सभ्यता का विस्तार हुआ था और उसके बारे में हमने जाना कि कैसे हमने इस सभ्यता को जाना। अब हम जानेंगे कि उस सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम कुछ जानते हैं तो कैसे जानते हैं? उत्खनन द्वारा प्राप्त अवशेषों से, उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय की स्थिति क्या रही होगी और यह जानना हमारे लिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे भारत का प्राचीनतम इतिहास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने पाया है यहाँ, जो हमें मिला है, वो बहुत ही उच्च कोटि की सभ्यता की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसके बारे में, इसके तह तक जाना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। हमें वहां से बहुत सारी लिखित चित्रित वस्तुएं या मोहरें मिली है, लेकिन हमने उस चित्रलिपि को या उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाया है। हमारी जो हम पुरातत्ववेत्ताओं की कोशिश जारी है इस क्षेत्र में। अगर हम वो जो लिखे हुए या उनकी जो लिपि है अगर उसको हम जान लें तब हम बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन अभी भी जो हमारे पास जो अवशेष हैं, जो प्रमाण है, वह भी हमें बहुत हद तक उस समय की हर स्थिति, जीवन के हर पहलू के बारे में बताने में समर्थ है। तो सामाजिक संगठन होता था वहां पर। कैसे कैसे हम ये बता सकते हैं? जो अवशेष मिले उसमें से ऐसा लगता है कि वहां एक शिक्षित वर्ग भी होता होगा। शिक्षित वर्ग होता होगा तभी तो इतने तरीके से नगर निर्माण हुआ। हर चीज में जो इतनी पटुता है, जो हम देखते हैं एकदम स्किल्ड पर्सन का काम, तो वो वही कर सकता है जो किसी क्षेत्र में उस शिक्षा पर में महारत हासिल किया हो। तो एक वर्ग वहां संभावना है कि एक शिक्षित वर्ग रहा होगा जो अपनी शिक्षा का प्रभाव हमें दिखाया है इन प्राप्त अवशेषों के द्वारा। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग। एक वर्ग व्यापारी वर्ग होगा, ये शिक्षित वर्ग हो गया, ये व्यापारी वर्ग होगा। ये हम कैसे अनुमान लगाते हैं? क्योंकि हमें बहुत सारी वस्तुएं, यहाँ की वस्तुएं यानी सिंधु नदी घाटी सभ्यता या हड़प्पा की वस्तुएं हमें सुमेर में मिली है, मेसोपोटामिया में मिली है, मिस्र में मिली है, जो उस समय की नदी घाटी सभ्यताएं थी। इससे क्या पता चलता है कि यहां से वहां वस्तुएं, सामान जाता होगा। और बहुत सारे हमारे यहाँ भी सुमेर, मेसोपोटामिया, मिस्र वगैरह के मोहरे या बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो हमें यह बताते हैं कि उधर का सामान भी इधर आता होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई व्यापारी वर्ग होगा, एक खास समूह होगा जो यह काम करता होगा। तो अनुमान लगाया जाता है कि शिक्षित वर्ग होगा, व्यापारी वर्ग होगा, श्रमिक वर्ग होगा। श्रमिक वर्ग तो होगा ही
इतने जो निर्माण कार्य हुए उसमें श्रमिकों की भूमिका तो बहुत अहम रही होगी। इसके बाद हम देखते हैं योद्धा भी वहां होते होंगे और अधिकारी भी होंगे। योद्धा इसलिए क्योंकि हमें बहुत अधिक मात्रा में अस्त्र शस्त्र कवच ये सारे कुछ मिले हैं, जो हमें बताते हैं कि या तो अपनी सुरक्षा के लिए या नगर की सुरक्षा के लिए योद्धा होते होंगे, और अधिकारी भी होते होंगे, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम वहां पे था, जिस तरह का सिस्टम का अवशेष हमें दिख रहा है, वह यह बताता है कि एक अधिकारी वर्ग भी रहा होगा, जिसके कारण सब कुछ बहुत ही संतुलित और संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन में सामाजिक संगठन होता था। अब हम बात करते हैं खान पान और शिक्षा वहां की कैसी थी। क्योंकि नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ था, किसी तरह की परेशानी नहीं थी सिंचाई को लेकर, पानी को लेकर, उर्वरा शक्ति भरपूर थी उस भूमि पर, जिसके कारण बहुत अच्छी उपज हुआ करती थी। वहां पे गेहूं, जौ, बाजरा, तिल, सरसों ये सभी चीजों की खेती होती थी। रंगपुर में धान की भूसी भी मिली है, तो संभावना जताई जाती है कि शायद धान या चावल का भी प्रयोग होता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि खजूर, केला, नारियल, नींबू, अनार ये सभी की उपज वहां होती थी, इनके प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि वहां के लोग खान पान में, आज जो हम अनाज खाते हैं, जो फल खाते हैं, उस समय इनकी पूरी जानकारी इन्हें थी और यह उन्हें खान पान में प्रयोग करते थे। इसके अलावा क्योंकि यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी था, हम देखते हैं गाय, भेड़, बकरी, भैंसे सब कुछ यहाँ पे होते थे। कृषि होगी तो पशुपालन तो होगा ही। तो पशुओं के दूध के बने सामान, दूध के बने व्यंजन, सामान नहीं कहेंगे, दूध के बने व्यंजन का भी ये प्रयोग करते थे। साथ में यह कुछ लोग जो है वो मांसाहारी भी होते होंगे, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। खान पान के साथ शिक्षा का भी हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शिक्षित वर्ग था यहाँ, तो शिक्षित वर्ग तभी था जब वहां शिक्षा रही होगी। लोग एक डिसिप्लिन में शिक्षा लेते होंगे। यही कारण है कि नगर सुव्यवस्थित था, यही कारण है कि व्यापार सुव्यवस्थित था, यही कारण है कि वहां एक शांति प्रिय सभ्यता का हमें दर्शन होता है। तो शिक्षा के मामले में शिक्षा तो रही ही होगी। हम देखते हैं कि जो मैंने भी बताया कि वहां के लिपि को हम पढ़ने में असमर्थ हैं, लेकिन बहुत सारे लगभग 450-500 के लगभग चित्रलिपि मिली है। चित्र के द्वारा लिपि जिसे कहा जाता है, तो वो लोग पढ़ते होंगे। बहुत सारे ऐसे पट मिले हैं, शिलापट हैं, पत्थरों पे लिखे हुए, मिट्टी के पत्र हैं जिसमें कुछ लिखा गया है। तो जब लिखा गया है इसका क्या मतलब है कि वहां लिपि होती होगी और लोग सीखते होंगे, पढ़ते होंगे। तो इस तरह शिक्षा भी उस सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग होगी, यह इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करते हैं वस्त्र और आभूषण की। वस्त्र और आभूषण यह हमें कैसे पता चलता है, इसके बारे में भी हम प्राप्त अवशेषों से ही जान सकते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में संभावना जताई जा रही कि कपास होता होगा। विश्व में जो सबसे पहले कपास का
उपज या उत्पादन होता था वह सिंधु नदी घाटी में होता था, और यहाँ से कपास को अन्य जगहों में ले जाया जाता था, मेसोपोटामिया हो या यूनान में। इसे इसीलिए इसको सिंडोन भी कहा जाता है, सिंध के, चूंकि वो सिंध से मिला हुआ था इसीलिए, तो सिंडोन या सिंडान कपास को कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे कपास उगाया जाता था, कपास की खेती की जाती थी, और हमें बहुत अधिक मात्रा में सुई भी मिले हैं और तकली भी मिले हैं, जिससे धागा बनाया जाता होगा, सिलाई किए हुए वस्त्र पहने जाते होंगे। यह तय है, क्योंकि हमने बहुत सारे मूर्तियों में, बहुत सारे चित्रों में हमने देखा है कि वहां के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे। नीचे महिलाएं घाघरा टाइप का कपड़ा पहनती थी, ऊपर में शॉल जैसा चीज ओढ़ती थी, ऊपर में एक कमीज जैसी भी चीज होती थी, माथे में महिलाएं जो है एक पंख जैसा चीज लगाती थी। ये सब हमें कैसे पता चलता है? वही जो हमें मिला है उसको देख के हम यह अनुमान लगाते हैं। पुरुष भी जो है वह नीचे धोती या लुंगी टाइप का चीज पहनते थे, बड़े कपड़े को कमर पे लपेटते थे, और एक शॉल जैसी चीज होती थी जिसे एक कंधे से दूसरे कंधे में वो अपने सुविधानुसार लेते थे। तो इस तरह वस्त्रों का प्रयोग होता था। ऊनी वस्त्र और सूती वस्त्र, ये दोनों प्रकार के वस्त्र वहां के लोग यूज करते थे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं? आभूषण प्रिय भी थे ये लोग। हमें ये जानना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता के समय वहां के लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा हर चीज का ज्ञान था। संभवतः उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है, कहा जाता है। तो आभूषण के मामले में जो अमीर होते थे, सोने के आभूषण भी बनते थे, बहुत ही कलाकारी होती थी उसमें। चांदी के आभूषण बनते थे, महिलाएं नाक में, कान में, गला में, हाथ में बाजूबंद, ऐसे बहुत सारे जो आभूषण होते हैं इसका प्रयोग महिलाएं करती थी। साथ ही पुरुष भी आभूषणों का प्रयोग करते थे। जो गरीब होते थे वो सीपियों के, कौड़ियों के, मिट्टी के, इन सब के आभूषण का प्रयोग करते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि वहां के लोग शौकीन थे। शौकीन क्यों थे? क्योंकि वो संपन्न थे, उनके पास खाने की कमी नहीं थी, पहनने की कमी नहीं थी, उनके पास कुल मिला जुला के वह एक संतुष्ट जीवन जी रहे थे। ऐसी स्थिति में आभूषण प्रिय होना सामान्य बात है। अब हम बात करते हैं श्रृंगार प्रसाधन। आश्चर्य की बात है कि उस समय में पुरुष, महिलाएं सभी श्रृंगार प्रिय थे। बहुत सारे अवशेष मिले हैं, काजल, चेहरे में लगाने के, जिसे हम पाउडर कह सकते हैं, वो होठ में को लाल करने के लिए। तो ये सब प्रसाधन का हमें पता चला है। हमें शीशा मिला है, जिससे हम यह समझते हैं कि वहां के लोग अपने चेहरे को देखने के लिए आईने का भी प्रयोग करते थे। तो इस तरह श्रृंगार प्रसाधन का भी उस समय यूज होता था। और अब हम बात करते हैं मनोरंजन की। तो जब लोग सुखी हैं, संतुष्ट हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए, मनोरंजन भी होता था। ये हमें कैसे पता चलता है? यह हमें वहां से प्राप्त चित्रों से, मोहरों में बने हुए जो आकृति हैं उनसे, बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे शतरंज के टाइप की जो बिसात होती है, वो सब कुछ मिला है, पत्थरों पे बना हुआ, मिट्टी पे बना हुआ। इससे पता चलता है कि जो छोटे बच्चे होते होंगे वो तरह तरह के खिलौने से खेलते होंगे। बैलगाड़ी है, तोता, मैना, चिड़िया, ये सब बना हुआ खिलौना है। और बड़े जो होते होंगे या पशुओं की लड़ाई करवाते होंगे, उसका आनंद लेते होंगे, वो बैठ कर के शतरंज जैसी चीज का आनंद उठाते होंगे, ये शिकार पे जाते होंगे।
इन सब बातों का पता हमें वहां से प्राप्त चित्रों, मूर्तियों या किसी बर्तन में जो चित्रकारी की गई है उससे हमें पता चलता है कि मुर्गा लड़वा रहे हैं, दो पशुओं को लड़वा रहे हैं। तो ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। महिलाओं की स्थिति हमने बताया पिछले क्लास में कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, अर्थात यहाँ पे माँ का, महिलाओं का बहुत ही सम्मान था। महिला के नाम पर, माँ के नाम पर ही वंश चलता था, उसे ही हम मातृ प्रधान समाज कहते हैं। और सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि अगर किसी सामाजिक जीवन में महिलाओं का स्थान बहुत अच्छा है, सम्मानजनक है, और खासकर जब प्रधान हो, महिला प्रधान समाज हो, तब तो वो बहुत ही महान है। तो उस समय का जो समाज है वो मातृ प्रधान था। इसका पता हमें कैसे चलता है? इसका भी पता हमें चलता है, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रमाण है, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जो बताते हैं कि जैसे कि देख रहे हैं महिलाओं को धरती माता की तरह पूजा जा रहा है, उसे उर्वरा शक्ति की देवी की तरह पूजा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि महिलाओं को बहुत अधिक मात्रा में उनकी मूर्तियां या उनके चित्र या उनके नर्तकी के रूप में उनका जो एक मूर्ति है वो सब मिलना, यह बताता है कि महिलाओं को उस समाज में बहुत ही सम्मान दिया जाता था। तो इस तरह महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। मृतक संस्कार भी होता था, जो एक सामाजिक संस्कार है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। मृत्यु के बाद या तो व्यक्ति को पूरी तरह से दबा दिया जाता था जमीन के अंदर, जिसे कहा जाता था जमीन पे गाड़ देना पूरी तरह से। एक होता था आधा जलने के बाद उस मृत शरीर को भूमि के अंदर दबा देना, और तीसरा होता था पूरी तरह से दाह संस्कार, जला देना। तो इस तरह 3 संस्कार होते थे। इसके द्वारा भी हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है, जिसमें किसी को दफनाया गया जमीन के अंदर, उसको गाड़ दिया गया मृत व्यक्ति को, तो उस जो कब्र है उसकी खुदाई से भी हमें बहुत सारी बातों का पता चला है। कई बार देखा गया है कि यहाँ के लोग यह भी मानते थे कि अगला जन्म होगा या इस व्यक्ति को इसकी सुविधा के लिए इसकी जरूरत का सामान उस कब्र में डाल दिया जाता था। तो ये भी पता चलता है क्या क्या डाला जाता था। दैनिक जीवन में जो जरूरी वस्तुएं होती थी उसे डाल दिया जाता था, बर्तन है, कपड़े हैं। लेकिन ये चीज भी देखा गया है कि कब्र में सोना चांदी नहीं डाला गया है, समझ गए? बहुमूल्य चीजों को नहीं डाला गया है। तो इस तरह मृतक संस्कार भी होते थे, और आज भी हम उसके द्वारा हम उस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहां का सामाजिक जीवन, कहाँ का, हड़प्पा सभ्यता, सामाजिक जीवन एक संतुष्ट जीवन था। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन कैसा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि वहां का धार्मिक जीवन कैसा था। तो धार्मिक जीवन में हम क्या देखेंगे कि मातृ पूजा का विशेष महत्व था। बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि महिलाओं का या नारी का बहुत ही महत्व था। उसे देवी के रूप में पूजा जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि उर्वरा शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता था। एक महिला मूर्ति जो है उसके योनि से एक पेड़ का निकलता हुआ दिखाई जा रहा, वह क्या बताता है कि उर्वरा शक्ति की देवी है महिला। उसके बाद
बहुत सारे मूर्ति या बहुत सारे चित्रों में दिखाया गया है कि महिला के सामने एक पशु है जो उनको जिसको माने क्या कहें जिनके संरक्षण में है, वो एक इसमें दिखाया गया है, एक मोहर में दिखाया गया है कि एक महिला के सामने बलि दी जा रही है। शायद भविष्य में यह शक्ति पूजा के रूप में, जिसे हम कहते हैं कि देवी जी के सामने बलि देना। तो ये सारी बातें हम उस समय पाते हैं मिले हुए प्रमाणों के आधार पर, मिले हुए अवशेषों के आधार पर। तो इस तरह से मातृ पूजा या नारी पूजा या नारी का महत्व उस काल में बहुत अधिक था। शक्ति की उपासना होती थी, तो धार्मिक जीवन में मातृ पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण था उस काल में। शिव पूजा, एक चित्र मिला है जिसमें एक व्यक्ति योगी की मुद्रा में बैठा हुआ है, जिसके तीन मुख हैं, तीन तरफ उसके चेहरे हैं और उनके आसपास एक तरफ भैंसा, एक तरफ गेंडा, एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ और सामने में हिरण। ये जो मूर्ति है, इसे इतिहासकारों ने, एक पिगट महोदय हैं इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा यह आधुनिक शिव या पशुपति की मूर्ति है। तो हम क्या कह सकते हैं कि शिव जो है, शंकर, पशुपतिनाथ, ये आदि देव हैं। हड़प्पा सभ्यता से ही इनकी पूजा की जा रही थी। इसके अलावा एक और मूर्ति मिली है जिसमें सांपों के साथ एक योगी को देखा जा रहा है। इस तरह हम क्या कह सकते हैं, जो आज के जो शंकर हैं, जो सांप के साथ रहते हैं, उनको दिखाया गया है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, कुबड़ वाले सांड और बिना कुबड़ वाले सांड, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां या खिलौने या चित्र मिले हैं। जो कुबड़ वाले सांड हमें आज, जो हम शंकर भगवान के मंदिर में, शिव के मंदिर में कुबड़ वाले सांड के रूप में नंदीश्वर को देखते हैं, जो नंदी बैल होते हैं, तो वह लगभग हम उनको उसका प्रतीक मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय शिव पूजा या पशुपति नाथ की पूजा शुरू हो गई थी। उस समय से लेके आज तक अगर हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता की ये देन है, पशुपति नाथ उस समय से हमारे साथ हैं, तो वो गलत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे पशु पूजा। पशुओं का बहुत अधिक महत्व था, जैसा कि मैंने बताया, कुबड़ वाले सांड, बिना कुबड़ वाले सांड, इसके अलावा बाघ, भैंसा, ये जितने भी पशु हैं यह संभवतः पूज्य होंगे, क्योंकि बहुत सारे मोहरों में हमें इनकी आकृति देखने को मिली है। अब हम बात करते हैं वृक्ष पूजा की। वृक्ष पूजा के भी प्रमाण हमें इन्हीं के द्वारा मिली है, जैसे कि मोहरों में वृक्ष का दिखाई देना। और खासकर हम क्या देखते हैं कि पीपल के वृक्ष का बहुत अधिक महत्व था। एक जगह दो पशु हैं, दो हिरन हैं, और उनके ऊपर पीपल की टहनी और पीपल के पत्ते बने हुए हैं। इसके अलावे बहुत जगह पीपल के पेड़ में एक आकृति दिखाई दे रही है, जैसे कि वो पीपल का पेड़ एक देव है या देवी है। तो इस तरह से हम देखते हैं पीपल का विशेष महत्व था। पीपल के अलावे भी वट वगैरह पेड़ जो होता था, इसका भी बहुत महत्व था। नीम के पेड़ का बहुत महत्व था, क्योंकि इन सब की पत्तियों के चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, और जिसे हम आराम से देख करके यह समझ सकते हैं कि उस समय इसका बहुत अधिक महत्व रहा होगा। तो एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि आज जो हम पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, संरक्षित करने की बात करते हैं, हम कहते हैं पेड़ों को सम्मान दो, उसे काटो नहीं, उसे पेड़ लगाओ। ये जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है,
ये इन लोगों का 5000 साल पुराना था। 5000 साल पहले से ही वहां के लोग स्वच्छता के प्रति, पर्यावरण के प्रति कितने जागरूक थे, यह हमें माने इससे हम शिक्षा ले सकते हैं। यह हमें सीख देती है कि आज से 5000 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे वह वृक्षों की पूजा करते थे, यानी पर्यावरण संतुलन बनाने में उनका कितना बड़ा हाथ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नदी पूजा या जल पूजा। नदी पूजा या जल पूजा का वैसे तो बहुत अच्छा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन हर घर में जो कुएं या हर घर में जो स्नानागार या मोहनजोदड़ो का स्नानागार, ये जो चीज मिला है, इससे क्या पता चलता है, क्या अनुमान लगा पाते हैं हम कि उस समय जल का महत्व था। उस समय पवित्रता के ख्याल से या शुद्धता के ख्याल से आदमी का नहाना धोना बहुत जरूरी हुआ करता था। तभी तो हर घर में कुएं होते थे, सार्वजनिक कुएं भी होते थे, हर घर में स्नानागार होता था। इसके अलावा जब मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार मिला है, उसमें जो देखने को मिलता है वह यह बताता है कि कभी ना कभी कोई खास आयोजन होता होगा या उसका कोई खास महत्व रहा होगा जो इतना बड़ा स्नानागार बना था और जहां पे लोग जाते होंगे और जल की महत्ता को समझते होंगे। तो इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि जल की महत्ता समझना क्या है, जल पूजा है। जल ही जीवन है, तो जल की पूजा तो अति आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक स्थिति या सामाजिक जीवन है और धार्मिक जीवन है, दोनों बहुत ही संतुलित, संयमित, सुव्यवस्थित और उत्कृष्ट था। तो इसके साथ ही आज मैं सामाजिक और धार्मिक जीवन पे अपना जो लेक्चर है वो समाप्त करती हूँ। कल मैं आप लोगों के सामने राजनीतिक जीवन और आर्थिक जीवन की बात करूंगी, तो आप लोग इसे ठीक से समझ लें।